नमस्कार दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम कानूनी घटनाक्रम पर बात करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में ईद उल अजहा से ठीक पहले पशु वध के नियमों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला आया है। ये पूरा मामला धार्मिक मान्यताओं और राज्य के सख्त नियमों के बीच के उस जटिल संतुलन को दर्शाता है जिस पर अक्सर बहस होती रहती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम कुछ अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे ईद पर पशु वध के इस मौजूदा विवाद से। फिर देखेंगे 1950 का वो पुराना अधिनियम जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया है। इसके बाद अदालत में दी गई दोनों पक्षों की जोरदार दलीलों पर नजर डालेंगे, हाई कोर्ट के फाइनल निर्देशों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो आइए सीधे अपने पहले पॉइंट पर चलते हैं। ईद पर पशुवध को लेकर उठा ये पूरा विवाद आखिर है क्या? स्क्रीन पर देखें, ये दो अलग अलग रुख इस पूरे विवाद की कहानी बयां करते हैं। एक तरफ है पश्चिम बंगाल सरकार की 13 मई की अधिसूचना, जो राज्य में पशु वध के बहुत ही सख्त नियमों को लागू करने की बात करती है। और इसके ठीक सामने दूसरी तरफ है याचिकाकर्ता। उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई, ये नियम तो प्रभावी रूप से उनके आगामी ईद के बलिदान को पूरी तरह से असंभव ही बना देते हैं। साथ ही उनका ये भी तर्क है कि इसका सीधा और बहुत गहरा नुकसान हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा। अब देखिए, इस मौजूदा विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा और 1950 के उस पशु वध नियंत्रण अधिनियम को समझना होगा जिस पर ये पूरी बहस टिकी है। ये कोई रातों रात खड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। इसकी शुरुआत असल में 1950 में होती है, जब पश्चिम बंगाल में पशु वध नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था। उसके बाद 1958 में हनीफ कुरैशी मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया। फिर दशकों बाद 2018 में राजश्री चौधरी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया। और यही सब जुड़ते जुड़ते 13 मई की इस वर्तमान अधिसूचना और आज की इस कानूनी चुनौती तक आ पहुंचा है। आखिर 1950 का ये कानून कहता क्या है? आसान शब्दों में समझें तो ये अधिनियम किसी भी पशु के वध से पहले फिट फॉर स्लॉटर यानी वध के लिए उपयुक्त प्रमाण पत्र की सख्त मांग करता है। इसके क्राइटेरिया क्या है? या तो पशु की आयु 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ताकि कृषि और दुग्ध उत्पादन जैसे जरूरी काम प्रभावित न हो, या फिर उसे उम्र, चोट, विकृति या किसी लाइलाज बीमारी के कारण स्थायी रूप से अक्षम होना चाहिए। यानी अगर पशु पूरी तरह स्वस्थ है और कम उम्र का है तो उसके वध की कानूनी रूप से सख्त मनाही है। और यहीं से शुरू होती है असली कानूनी लड़ाई। चलिए देखते हैं कि अदालत के अंदर दोनों पक्षों ने क्या क्या जोरदार दलीलें पेश की। अधिनियम की धारा 12 के तहत छूट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट शादान फरासात ने एक बहुत ही लॉजिकल और मार्मिक सवाल उठाया। उनका कहना था कि मैं अपने धर्म के सबसे बड़े त्योहार के लिए छूट मांग रहा हूं। अगर इसके लिए भी छूट नहीं दी जा सकती तो कानून में इस छूट खंड के होने का आखिर उद्देश्य ही क्या है? उन्होंने अदालत को साफ तौर पर बताया कि इस्लाम में कुर्बानी की जो प्रथा है उसके लिए पूरी तरह से स्वस्थ पशुओं की आवश्यकता होती है, किसी बीमार या अक्षम पशु की नहीं। वहीं दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य ने एक बिल्कुल ही अलग और आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने तो सीधे 1950 के इस पूरे अधिनियम की संवैधानिकता को ही चुनौती दे दी। उन्होंने इसे एक डेड लेटर लॉ करार दिया, मतलब एक ऐसा कानून जो व्यावहारिक रूप से अब खत्म हो चुका है। उनका तर्क था कि इस कानून में आज भी ₹1 का स्टाम्प शुल्क जैसी पुरानी और बेतुकी प्रक्रियाएं शामिल हैं। उनका सीधा सा पॉइंट था कि भाई, जो कानून इतने लंबे समय से सही से लागू ही नहीं हुआ, वो स्वाभाविक रूप से अपना कानूनी बल खो देता है। अब सरकार भी अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए तैयार थी। इन तर्कों के जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती ने राज्य का बचाव किया। उन्होंने अदालत को बताया कि 13 मई की अधिसूचना पूरी तरह से लीगल है। उनका कहना था कि ये अधिसूचना अपनी मर्जी से कोई नया नियम नहीं थोप रही है, बल्कि ये तो सिर्फ कलकत्ता हाई कोर्ट के ही 2018 में दिए गए उन पुराने निर्देशों का पालन कर रही है जिन्हें आज तक किसी ने चुनौती ही नहीं दी थी। इन तमाम जबरदस्त और परस्पर विरोधी दलीलों को सुनने के बाद अब बारी थी हाई कोर्ट के फैसले की। देखते हैं उन्होंने क्या निर्देश दिए।
दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने बड़ा ही संतुलित और व्यवस्थित रुख अपनाया। एक तरफ उन्होंने 13 मई की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने राज्य को कुछ कड़े निर्देश भी दिए। पहला, खुले सार्वजनिक स्थानों पर वध पर सख्ती से रोक लगाई जाए। दूसरा, राज्य सरकार ये स्पष्ट करे कि गाय की बलि इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक आवश्यकता नहीं है। और अंत में याचिकाकर्ताओं को थोड़ी राहत देते हुए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि धारा 12 के तहत मांगी गई छूट के आवेदनों पर महज 24 घंटे के भीतर फैसला लिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अदालत ने ये गाय की बलि वाली बात किस आधार पर कही। इसके लिए हाईकोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का सहारा लिया। मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य। इसी कानूनी नज़ीर का इस्तेमाल करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये अनिवार्य कर दिया कि राज्य आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट करे कि कानूनी रूप से गाय के बलिदान को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक आवश्यकता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो फिलहाल त्योहार के दौरान का तात्कालिक संकट तो अदालत ने सुलझा दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी कानूनी लड़ाई में अब आगे क्या होगा। देखिए, अदालत ने 1950 के इस अधिनियम पर संवैधानिकता की धारणा यानी प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को बड़ी ही दृढ़ता से लागू किया। इसका सीधा मतलब ये है कि अदालत ने इस 76 साल पुराने कानून की अहम धाराओं को दी गई जो गहरी संवैधानिक चुनौती थी, उस पर तुरंत कोई रोक लगाने या अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत का मानना है कि किसी भी पुराने कानून को यूं ही असंवैधानिक नहीं माना जा सकता जब तक कि सभी पक्षों की औपचारिक दलीलों को विस्तार से सुन लिया जाए। तो इस बड़े मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई आगे चलकर होगी। और यही पूरी बहस हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या एक कृषि प्रधान युग में बना 76 साल पुराना कानून आज के आधुनिक समय की तकनीकी और संवैधानिक कसौटियों पर खरा उतर पाएगा, या फिर क्या बदलते समय की वास्तविकताएं हमारी अदालतों को इस पुराने अधिनियम को रद्द करने पर मजबूर कर देंगी? इस सामाजिक और कानूनी लड़ाई के भविष्य पर हम सबकी नजरें टिकी रहेंगी। इस एक्सप्लेनर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।